हेलो बच्चों, आज हम क्लास 10 का चैप्टर फर्स्ट केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का फोर्थ पार्ट लेके आए हैं आपके लिए। आज हम आपसे बात करेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस के बारे में कि केमिकल रिएक्शंस कितने टाइप्स की होती हैं। केमिकल रिएक्शन तो इससे बहुत टाइप्स की हैं, लेकिन हम यहाँ पे आज केवल 4 ही पढ़ेंगे। आइए देख लेते हैं कौन कौन से अपनी केमिकल रिएक्शंस हैं। पहला अपना केमिकल रिएक्शंस है, केमिकल रिएक्शन है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन है अपना? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दूसरा रिएक्शन अपना है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तीसरा है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चौथा है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। पांचवा है ऑक्सीडेशन। छठा है रिडक्शन। सातवां है रेडॉक्स रिएक्शन। लेकिन आज हम यहाँ 4 ही पढ़ेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तक। आइए अगला लिख लेते हैं। सेकंड है अपना डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। तीसरा है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चौथा है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चौथा क्या है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इन सब के बारे में शायद आपको कुछ पता हो, नहीं पता है तब भी कोई बात नहीं, आज हम आपको सब क्लियर करेंगे। पांचवा है ऑक्सीडेशन। छठा है अपना रिडक्शन। सातवां है रेडॉक्स रिएक्शन। ये अपने मेन 7 केमिकल रिएक्शंस हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे केवल 4 के बारे में, कॉम्बिनेशन से डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तक। तो सबसे पहले हम कॉम्बिनेशन देख लेते हैं अपना। सबसे पहले अपना कॉम्बिनेशन है क्या? कॉम्बिनेशन वर्ड से आपको पता चल रहा है कि कुछ चीजें कंबाइन हो रही हैं, कुछ चीजें क्या हो रही हैं? कंबाइन हो रही हैं। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शंस में होता ये है कि 2 या फिर 2 से ज्यादा केमिकल आपस में कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। कॉम्बिनेशन में क्या है? हेडिंग डाल लेते हैं हम, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन क्या है? 2 or more chemical compound or element combine to form a single compound. यानी कि 2 या फिर 2 से ज्यादा केमिकल कंपाउंड या फिर एलिमेंट आपस में कंबाइन होकर क्या बनाएंगे? सिंगल कंपाउंड बनाएंगे। इसी से में क्या पता चल रहा है? कंबाइन हो रहा है, आपस में क्या हो रहा है? जुड़ रहे हैं। 2 या फिर 2 से ज्यादा केमिकल्स आपस में जुड़ रहे हैं, आपस में जुड़ के केवल सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं। जुड़ के क्या बना रहे हैं? सिंगल प्रोडक्ट। तो इसका हम जनरल फॉर्मूला जान लेते हैं। जनरल फॉर्मूला क्या है इसका? इसको हम लिखते कैसे हैं? जनरल फॉर्मूला। तो जनरल फॉर्मूला इसका कैसे बन सकता है? A प्लस बी इक्वल टू ए बी। 2 अपने पास केमिकल्स है, एलिमेंट्स है, ये कंबाइन होकर कंपाउंड बना रहे हैं। ये इसका क्या होगा? जनरल फॉर्मूला। इसको हम मेनली ऐसे लिखेंगे, एक की जगह अपना कोई हम केमिकल लिख देंगे, बी की जगह कोई केमिकल लिख देंगे, इन दोनों को जोड़ के कंबाइन करके ए बी हमारा कुछ ना कुछ बनेगा। इसको अच्छे समझने के लिए आइए हम एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल से हम अच्छे से समझ सकते हैं। एग्जाम्पल से बात करते हैं। तो एग्जाम्पल अपना क्या हो जाएगा? एक बहुत ही अच्छा कॉमन सा एग्जाम्पल अपने पास है, C प्लस O2 इक्वल टू CO2, और C प्लस O2 ही जोड़ के क्या बनता है? CO भी बनता है। ये डिपेंड करता है अपना कितना मेरे पास ऑक्सीजन है, डिपेंड करता है कितना मेरे पास ऑक्सीजन है। तो यहाँ पे 2 एलिमेंट, एक एलिमेंट एक मॉलिक्यूल है, 2 केमिकल कंबाइन हो रहा है, आपस में क्या हो रहा है? जुड़ रहे हैं, और बन क्या रहा है? एक सिंगल कंपाउंड बन रहा है। 2 केमिकल आपस में जुड़ रहे हैं और एक क्या बन रहा है? सिंगल कंपाउंड बन रहा है। तो हम यहाँ ऊपर क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे कॉम्बिनेशन लिख सकते हैं। ऐसे क्या लिख सकते हैं? कॉम्बिनेशन। इसके और एग्जांपल हम लिख सकते हैं, बहुत ही अच्छे से एग्जांपल हमारे पास है। H2 प्लस O2 अपना क्या बनेगा? वाटर बनेगा। तो चाहे तो बैलेंस कर लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बैलेंस कर सकते हैं आराम से। यहाँ 2 कर दें, यहाँ 2 कर दें। आपको अगर जो बैलेंसिंग नहीं आती तो आप बैलेंसिंग हमारा सेकंड वीडियो देख लेंगे,
यूट्यूब पे आप डालेंगे तो हमारा साइंस वाला बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, यहाँ पर सेकंड पार्ट है इस लेसन का, मैं लिंक भी नीचे डाल दूंगा, आप देख लीजिएगा उसको। अगर जो आपको बैलेंसिंग नहीं आती तो एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट है उसमें, आप अच्छे समझ सकते हैं। और इसके हम एग्जांपल ले लें कॉम्बिनेशन रिएक्शन के, CaO प्लस H2O से हमारा बनेगा क्या, CaOH का होल ट्वाइस। तो इतना कॉम्बिनेशन रिएक्शन है तो यहां पे हम कॉम्बिनेशन लिख सकते हैं, ऐसे हम चाहे तो यहां भी कॉम्बिनेशन लिख सकते हैं, ये शो कर रहा है अपना कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अच्छा, ये जो अपना इक्वेशन है इस पे हमने एक्सपेरिमेंट किया था, आपने जो मेरा पिछला लेक्चर देखा हो तो उसमें हमने क्या किया था, इस पे एक्सपेरिमेंट किया था। तो जब CaO में हम वाटर को मिक्स करते हैं तो अपना CaOH2 निकलता, साथ में और क्या निकलती है, साथ में अपनी निकलती है हीट। और जिस भी रिएक्शन में हीट क्या होती है, इवॉल्व होती है, उस रिएक्शन को क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये आपको बता चुके हैं, जिस भी रिएक्शन में हीट इवॉल्व होती है उस रिएक्शन को क्या कहेंगे हम, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे। तो ये अपने कॉम्बिनेशंस के एग्जांपल हो गए। हम चाहे तो कुछ और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे NH3 प्लस HCl बनेगा अपना NH4 Cl। ये भी देखिए दो कंपाउंड आपस में कंबाइन हुए और एक तीसरा कंपाउंड बन गया, एक अलग सा कंपाउंड बन गया। ये भी किसका एग्जांपल है, अपना कॉम्बिनेशन का एग्जांपल है। यहाँ पे हमने देखा ये अपना जो कॉम्बिनेशन का एग्जांपल है वो एक्सोथर्मिक का एग्जांपल भी हो सकता है। कॉम्बिनेशन का एग्जांपल अपना एक्सोथर्मिक का एग्जांपल भी हो सकता है। ऐसे इसके हमने एग्जांपल दे दिया कॉम्बिनेशन रिएक्शन की। आपको अच्छे से बात क्लियर हो रही होगी कैसे दो एलिमेंट या फिर कंपाउंड आपस में जुड़ के एक नया एक सिंगल कंपाउंड बनाएंगे, एक सिंगल कंपाउंड बनाएंगे। इतनी बात आपको समझ में आ गई। हम अगली बात करते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन की। डिकम्पोजिशन रिएक्शन पे हम आ जाए, इतना हम इरेज कर सकते हैं, ये हटा दें यहाँ से। और कॉम्बिनेशन अच्छे समझ में आ रही होगी बात कि कॉम्बिनेशन में क्या हो रहा है, वर्ड से हमें पता चल रहा है आपस में दो कंपाउंड या फिर एलिमेंट जुड़ रहे हैं और एक तीसरा बना रहे हैं, अलग सा कंपाउंड बना रहे हैं और एक सिंगल कंपाउंड बना रहे हैं। अब वर्ड अपना है डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन वर्ड से आपको क्या लग रहा है, डिकम्पोजिशन वर्ड से क्या लग रहा है आपको, लिख लेते हैं यहां पे हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन वर्ड से हमें ये पता चल रहा है आपस में क्या कर रहे हैं, टूट रहे हैं, ब्रेक हो रहे हैं, ब्रेक डाउन, क्या हो रहे हैं, ब्रेक डाउन हो रहे हैं। वर्ड से ही तो इसका मतलब है डिकम्पोज हो यानी टूटना। और डिकम्पोजिशन रिएक्शन में होता ये है कि इसमें एक सिंगल कंपाउंड ब्रेक डाउन होकर टू या और मोर सिंपलर कंपाउंड या फिर सब्सटेंस बनाता है। अ सिंगल कंपाउंड और सब्सटेंस ब्रेक डाउन टू फॉर्म टू और मोर सिंगुलर सिमिलर एंड स्मॉलर कंपाउंड बनाता है, ये कह सकते हैं। इसका हम डेफिनेशन लिख लें आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है अपने पास। Conversion of a single compound into two or more compounds or elements or substance, कुछ भी कह दें, कंपाउंड्स कह दें या फिर एलिमेंट्स कह दें या फिर हम क्या कह दें, सब्सटेंस कह दें। कन्वर्जन ऑफ अ सिंगल कंपाउंड इनटू टू और मोर कंपाउंड एलिमेंट्स और सब्सटेंस, यही अपना क्या है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। यानी भी कोई भी एक सिंगल कंपाउंड है उससे हम हीट दें, इलेक्ट्रिसिटी दें, लाइट एनर्जी, तो कोई भी किसी भी तरह की एनर्जी दें तो कंपाउंड किस में टूट जाए, टू और मोर सिंपलर कंपाउंड्स में टूट जाए, एलिमेंट्स में टूट जाए या फिर उसको सब्सटेंस कह दें, तो दो या फिर दो से ज्यादा में टूट सकता है। ज्यादा सिंपल यहाँ पे सिंपलर लिख सकते हैं हम, सिंपलर कंपाउंड में टूटेगा। पहले कंपाउंड अपना कॉम्प्लेक्स होगा फिर वो सिंपल में टूट जाएगा। अब इसका जनरल फॉर्मूला हम देख लें। जनरल फॉर्मूला क्या है इसका, जनरल फॉर्मूला, तो जनरल फॉर्मूला अपना बनता है ए बी और इस पे एनर्जी हम देंगे तो टूट जाएगा ए प्लस बी में। ये अपना तीन भी हो सकता है इसमें, ए बी सी जुड़ा हुआ आपस में, ये टूट जाए ए प्लस बी प्लस सी में। आप ना किसी भी तरह की एनर्जी देनी है और एक सिंगल कंपाउंड को दो या फिर उससे ज्यादा सिंपलर कंपाउंड्स में, एलिमेंट में, सब्सटेंस में उसको ब्रेक डाउन कर देना है।
ये इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब बात आती है कि अपने डिकम्पोजिशन रिएक्शन तीन तरह के होते हैं। डिकम्पोजिशन रिएक्शन तीन तरह के होते हैं। डिपेंड किस पे करते हैं कि हम एनर्जी कैसे देते हैं। हम यहाँ पे एनर्जी दे रहे हैं, इस कंपाउंड को एनर्जी दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? एनर्जी तो दे रहे हैं। तो हमारे डिकम्पोजिशन रिएक्शन तीन तरह के होते हैं और ये डिपेंड करते हैं किस पे कि हम कैसे एनर्जी दे रहे हैं। हम तीन तरह से एनर्जी उसको दे सकते हैं। पहला अपना हो गया थर्मल डिकम्पोजिशन, यानी उसको हीट करेंगे। थर्मल मतलब क्या होगा? हीट करेंगे। दूसरा क्या हो गया अपना इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन, उसमें इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा ब्रेक डाउन करेंगे। और तीसरा हो गया अपना फोटो डिकम्पोजिशन, इसे सनलाइट के द्वारा फिर लाइट एनर्जी के द्वारा डिकम्पोज करेंगे। तो ये बात कर लेते हैं थ्री टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसके थ्री टाइप्स हैं, थ्री टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थ्री टाइप्स हैं इसके। पहला क्या हो गया? पहला क्या बताया आपको? थ्री टाइप्स के। पहला अपना हो गया थर्मल डिकम्पोजिशन। कैसा डिकम्पोजिशन? थर्मल हो गया। दूसरा कैसा हो गया? दूसरा इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन हो गया। दूसरा इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन। तीसरा अपना हो गया फोटो डिकम्पोजिशन। फोटो डिकम्पोजिशन। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन की। किसकी बात कर लेते हैं? थर्मल डिकम्पोजिशन की। थर्मल डिकम्पोजिशन क्या है? व्हाट इज थर्मल डिकम्पोजिशन? आपको वर्ड से क्या पता चल रहा है? थर्मल वर्ड से आपको क्या पता चल रहा है? थर्मल वर्ड से पता ये चल रहा है थर्मल का मतलब होता है हीट। क्या मतलब होता है? हीट। थर्मल मीनिंग हीट। यानी कि किसी भी रिएक्शन में हम एक सिंगुलर कंपाउंड को, एक कॉम्प्लेक्स एक सिंगल कंपाउंड को हीट एनर्जी देके उसे टू मोर स्मॉलेस्ट कंपाउंड में, सिंपलर कंपाउंड्स में, एलिमेंटल सब्सटेंस में उसको ब्रेक डाउन कर देंगे तो उसे क्या कहेंगे हम? थर्मल डिकम्पोजिशन। इसकी डेफिनेशन हम लिख लें। डेफिनेशन लिख लें। कन्वर्जन ऑफ a single compound, conversion of a single compound into two or more simpler substances by heat। यानी कि थर्मल डिकम्पोजिशन ऐसे कंपाउंड होंगे जिसमें हम एक सिंगल कंपाउंड से टू और मोर सिंपलर सब्सटेंस बनेगा। कैसे बनेगा? उसको तोड़ेंगे, उसको हीट करेंगे तो टू और मोर सिंपलर सब्सटेंस में क्या हो जाएगा? वो टूट जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई। थर्मल डिकम्पोजिशन में क्या करना है? एक सिंगल सब्सटेंस है, दो और उसको हीट करेंगे तो टू और मोर सिंपलर सब्सटेंस में तो टूट जाएगा। ये अपना क्या है? थर्मल डिकम्पोजिशन है। इसके एग्जांपल ले सकते हैं। एग्जांपल ले सकते हैं इसके। क्या एग्जांपल होंगे इसके? एग्जाम्पल अपने हो जाएं, बहुत ही अच्छा सा एग्जाम्पल है CaCO3। आप सबने पढ़ रखा होगा। CaO प्लस CO2। हमें हीट को शो कर रहा है। आखिर हमें पता कैसे चलेगा कि केमिकल इक्वेशन में हम हीट दे रहे हैं? पता ऐसे चलेगा कि हम यहाँ पे आकर हीट लिख दें ऐसे, या फिर हम ऐसे डेल्टा ऑब्लिक साइन बना दें। हीट का क्या ऐसे एरो के ऊपर ऐसे डेल्टा का साइन बना दें, हमें पता चलेगा क्या हम हीट दे रहे हैं। एक हमारा सिंगल कंपाउंड था, इसमें हमने हीट एनर्जी दी, हमारा टू कंपाउंड में क्या हो गया? ये टूट गया। तो ये अपना किसका एग्जांपल हो गया? थर्मल डिकम्पोजिशन का। और एग्जांपल हम ले सकते हैं, और एग्जांपल ले सकते हैं आपके एनसीईआरटी के एग्जांपल है ये। PbNO3 का होल ट्वाइस टूटेगा किसमें? ये PbO में प्लस NO2 में प्लस O2 में। यहां भी हम हीट दे रहे हैं, यहां पे ऐसे डेल्टा कर सकते हैं, डेल्टा लिख सकते हैं। ये इक्वेशन आपकी PbNO3 का होल ट्वाइस, ये टूट रही है PbO, NO2 और O2 में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक अपना इक्वेशन है। इक्वेशन अक्सर पूछी जाती है, इसको कंप्लीट करने के लिए पूछ सकते हैं। इस इक्वेशन को कैसे कंप्लीट करेंगे? फिर ये पूछते हैं कि इक्वेशन में अपनी गैस कौन सी निकल रही है और गैस का कलर क्या है। तो NO2 अपना ये गैस है, इसका कलर क्या होती है? ब्राउन फ्यूम्स के रूप में दिखाई पड़ेगी। ऑब्जर्वेशन पूछते हैं अक्सर इस रिएक्शन की ऑब्जर्वेशन क्या होगी, तो हमें NO2 के ब्राउन फ्यूम्स दिखाई पड़ेंगे। इतनी बात आपको समझ में आ रही है? तो देखिए एक सिंगल कंपाउंड से क्या बन रहा है? दो से ज्यादा है, इसमें तीन
सिंपल कंपाउंड्स बन रहे हैं। तो अपना किसका एग्जांपल हो गया, थर्मल डिकम्पोजिशन का। इसके हम चाहे तो और भी एग्जांपल ले सकते हैं। आइए और भी एग्जांपल लेते हैं। इसको हम पूरे को इरेज कर दें, पूरे को इसको इरेज कर देते हैं। थर्मल डिकम्पोजिशन, एक सिंगल कंपाउंड को हीट देना है और उसको टू और सिंपल कंपाउंड्स में तोड़ देना है। सिंपल सी बात है, और कुछ हमें करना नहीं है, बस हमें इक्वेशन सबके याद रखने हैं, क्योंकि एग्जांपल्स में एग्जांपल्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्स में जब जैसे पूछे जाएंगे इसके डेफिनेशन, तो साथ में इक्वेशन लिखना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और जो आप इक्वेशन साथ में नहीं लिखते, एग्जाम्पल इसके नहीं देते हैं, तो आपको एग्जाम में अच्छे मार्क्स नहीं देगा, आपके आधे मार्क्स पक्का कर देंगे, क्योंकि आधे मार्क्स उसके इक्वेशंस पे होते हैं। आइए हम उसके और एग्जांपल ले लें, और एग्जांपल ले सकते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन के। FeSO4, इस पे जब हम हीट देंगे तो क्या बनेगा, Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। इसमें भी सेम कॉन्सेप्ट है, एक सिंगल कंपाउंड है, हीट हमने किया, हीट एनर्जी दी और ये टू से ज्यादा कंपाउंड्स में टूट गया। अब इसके बाद बात आती है अपनी, इसके बाद बात आती है इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन की। इसमें थर्मल डिकम्पोजिशन में हीट दिया, अब इलेक्ट्रिक वर्ड से क्या पता चल रहा है, सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रिसिटी पता चल रहा है। तो यानी कि इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन में हम करेंगे ये कि उस सिंगल कंपाउंड को इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा, बाय यूजिंग द इलेक्ट्रिसिटी, उसको डिकम्पोज करेंगे, टू और सिंपल कंपाउंड्स में उसको ब्रेक डाउन करेंगे। तो आइए इसको लिख के समझते हैं थोड़ा सा। इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन, इसमें है क्या, डेफिनेशन इसकी लिख लिया। इलेक्ट्रिसिटी मतलब सबको पता है ये बिजली है, तो इसमें क्या हो रहा है, अपना कन्वर्जन हो रहा है। किसका कन्वर्जन हो रहा है, कन्वर्जन ऑफ सिंगल सब्सटेंस, कन्वर्जन ऑफ सिंगल सब्सटेंस into two or more simpler substances, two or more simpler substances by using electricity, by using electricity। थर्मल में हमने क्या यूज किया था, में हीट यूज किया था, और यहाँ क्या यूज कर रहे हैं, हम इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हैं। यानी कि ऐसा डिकम्पोजिशन जिसमें हम एक सिंगल कंपाउंड से दो से ज्यादा और सिंपलर कंपाउंड्स बना सकें, किसकी यूज से, इलेक्ट्रिसिटी की यूज से। ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन कहेंगे। ऐसे कंपाउंड्स को क्या कहेंगे हम, इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन कहेंगे। आइए हम एग्जांपल से समझते हैं इसको। एग्जांपल ले लें इसका हम, बहुत ही अच्छा सा एग्जांपल है अपने पास H2O का, बहुत अच्छा एग्जांपल है H2O का। इसको हम यहाँ पे H2 में टूट जाएगा, और ये किसमें टूट जाएगा, O2 में टूट जाएगा। तो चाहे तो बैलेंस भी कर लें, इधर अपना 2 लगा दें, इधर भी 2 कर दें, ये किसमें टूट जाएगा, S2 प्लस O2 में। और इसको इलेक्ट्रिसिटी को कैसे डिनोट करेंगे भाई, हम डेल्टा से डिनोट कर दिए थे किसको, हीट को। इलेक्ट्रिसिटी को कुछ नहीं करना, सिंपल यहाँ पे ऊपर लिख देंगे इलेक्ट्रिसिटी। क्या लिख देंगे, इलेक्ट्रिसिटी। ऐसे सिंपली अपना ये टूट जाएगा। अब एक और इसका एग्जांपल हम ले सकते हैं, NaCl है, इससे भी ऐसे ऊपर लिख दें इलेक्ट्रिसिटी। किसमें टूटेगा, Na प्लस Cl2। इसको भी हम चाहे तो बैलेंस कर लें, 2 ये बैलेंस हो गया। इसमें भी सेम कॉन्सेप्ट है, सिंगल कंपाउंड्स टू ब्रेक डाउन हो रहे, कन्वर्ट हो रहे टू और मोर कंपाउंड्स में, 2 कंपाउंड में कन्वर्ट हुए किसकी यूज से, इलेक्ट्रिसिटी की यूज से। हम थर्मल पे हमने बात कर ली, इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन पे हमने बात कर ली। अपना तीसरा क्या आता है, अपना अब तीसरा क्या आता है, थर्मल हो गया, इलेक्ट्रिक हो गया, अब आता है अपना फोटो डिकम्पोजिशन। अपना टॉपिक क्या आता है, फोटो डिकम्पोजिशन। ये फोटो वर्ड से क्या समझ में आ रहा है, व्हाट इज फोटो। फोटो से मैं एक चीज समझ में आ रही है, हमने पहले पढ़ रखा है फोटो, उसके बाद फोटोसिंथेसिस के बारे में बायो में आपने पढ़ रखा होगा पहले कहीं। उसमें हम देखें फोटोसिंथेसिस होती क्या है कि सनलाइट का यूज करते हैं, सनलाइट का यूज करते हैं। सनलाइट हमारी क्या है, एक तरह की लाइट एनर्जी है। सनलाइट का यूज करके वहां पे फूड बनाते हैं, और यहाँ पे फोटो डिकम्पोजिशन है, फोटो डिकम्पोजिशन है। वहां पे फोटोसिंथेसिस था, फोटोसिंथेसिस मतलब लाइट का यूज करके, सिंथेसिस मतलब बनाना, खाना बनाना। और यहाँ पे फोटो डिकम्पोजिशन यानी कि लाइट एनर्जी का यूज करके हम इक्वेशन को क्या करेंगे, इक्वेशन किसी एक सिंपल कंपाउंड को ब्रेक डाउन करेंगे 2 और मोर कंपाउंड्स में। तो हम डेफिनेशन लिख सकते हैं आराम से, क्या लिख दें हम, वही अपनी डेफिनेशन, कन्वर्जन ऑफ सिंगल कंपाउंड, कन्वर्जन ऑफ सिंगल कंपाउंड
into two or more simpler compounds by using light energy, लाइट एनर्जी का यूज करके हम क्या करेंगे, इसमें डिकम्पोजिशन करेंगे। फोटो डिकम्पोजिशन में हम वही सेम कॉन्सेप्ट है, सिंगल कंपाउंड को टू और मोर कंपाउंड सिंपल कंपाउंड्स में तोड़ेंगे, लेकिन यहाँ पे किसका यूज करेंगे, फोटो डिकम्पोजिशन में लाइट एनर्जी का यूज करेंगे। फोटो डिकम्पोजिशन में हम लाइट एनर्जी का यूज करेंगे। आइए इसके एग्जांपल ले लेते हैं। इसके भी एग्जांपल बहुत ही अच्छे से अपने पास है। एग्जांपल एक अपना है AgCl का। किसका एग्जांपल मिल जाएगा हमें, AgCl का। इसको जो हम लाइट एनर्जी देंगे, अब बात आई कि Ag में टूटेगा ये और किसमें टूटेगा, Cl2 में। बात हमारी ये आई कि अब यहाँ पे हमने हीट को डिनोट करना सीख लिया, ऊपर डेल्टा, इलेक्ट्रिसिटी को सिंपल डिनोट करना सीख लिया, ऊपर इलेक्ट्रिसिटी लिख देंगे। लेकिन अब इसमें क्या करें, इसमें भी सेम कॉन्सेप्ट है। ऐसे चाहे तो हम यहाँ पे सनलाइट लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, सनलाइट लिख सकते हैं। फिर ऐसा अपना सिंबल बना सकते हैं, सनलाइट का सिंबल है, ऐसा करके ये अपना सिंबल बना सकते हैं, सनलाइट का सिंबल है ये। तो ये AgCl किस पे टूट रहा है, Ag प्लस Cl2 में। इसको हम चाहें तो बैलेंस कर लें, एक सिंगल कंपाउंड से टू और मोर सिंपल कंपाउंड में टूट रहा है, किसकी यूज से, सनलाइट की यूज से। जब सनलाइट यूज कर रहे हैं यानी लाइट, एक लाइट एनर्जी है सनलाइट, तो अपने किस में आ जाएगी, फोटो डिकम्पोजिशन में अपनी ये रिएक्शन आ जाएगी। अगला एग्जांपल हम ले लें AgBr का। इसमें भी ऐसे हम सनलाइट यहाँ पे डिनोट कर सकते हैं। ये टूटेगा किसमें, Ag प्लस Br2 में। वही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी है, एक सिंगल कंपाउंड है, इस पे सनलाइट हमने दिया, यानी कि एक तरह की लाइट एनर्जी दी और तोड़ दिया उसको दो कंपाउंड्स में। और जब लाइट एनर्जी यूज करके हम तोड़ते हैं दो कंपाउंड में, तो क्या हो जाता है अपना फोटो डिकम्पोजिशन। बहुत ही अच्छा सा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। केवल हमें क्या याद रखना है, केमिकल रिएक्शन याद रखनी है। हमें क्या याद रखनी है, केमिकल रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे हमें याद रखनी है। और ये सारी चीजें जितनी हमने इक्वेशन नोट कराई हैं, इतनी भी आप अपने नोटबुक में लिख लेते हैं और याद कर लेते हैं, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी बोर्ड एग्जाम में लिखने में। अक्सर बच्चों को पता तो सारे कॉन्सेप्ट होते हैं, लेकिन बोर्ड एग्जाम में जाते हैं, बैठते हैं, तो होता क्या है कि उनके दिमाग में कोई रिएक्शन नहीं आती, कोई इक्वेशन नहीं आती, उसमें क्या एग्जांपल मिलती है। इसके वजह से उनके आधे एक मार्क्स आधे क्वेश्चन में कटते जाते हैं और लास्ट में उनके नंबर कम हो जाते हैं, जबकि उनको सब कुछ आता है। हमें ऐसा नहीं करना, हमें सारे इक्वेशन प्रैक्टिस करने हैं, अच्छे से पता होना चाहिए कि हर इक्वेशन में, हर एक उसमें कॉन्सेप्ट में कौन सा एग्जाम्पल, कौन सा इक्वेशन लिखना है। हमने दो चीजें पढ़ ली हैं, कॉम्बिनेशन पढ़ ली है और डिकम्पोजिशन पढ़ लिया है। हमें पढ़ना क्या है, तीसरा रिएक्शन पढ़ना है, जो क्या था अपना, डिस्प्लेसमेंट। क्या था, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हेडिंग डाल लें यहाँ पे, अब थोड़ा सा अलग आएगा उससे, हेडिंग यहाँ पे डाल लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डिस्प्लेसमेंट वर्ड से आपको क्या फील हो रहा है, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट वर्ड से ऐसा फील हो रहा है कि किसी एक चीज को दूसरी चीज से क्या कर दें, डिस्प्लेस कर दें। भाई इस चीज के जगह हम कोई दूसरी चीज लाके पुट कर दें। जैसे कि हम मान लेते हैं एग्जांपल के लिए, यहाँ पे अपने पास एक छोटी सी बॉल है, एक छोटी सी बॉल है, माना उसका वेट 5 ग्राम है, और इधर से एक बड़ी सी बॉल है जिसका वेट अपना 20 ग्राम है, तो वो आएगी इसको रिप्लेस कर देगी, वो आएगी इसको क्या करेगी, रिप्लेस कर देगी भाई, क्योंकि ज्यादा भारी है। ऐसे इसमें भी हमारे कॉन्सेप्ट लगेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में। तो पहले इसमें होता क्या है कि कोई एक कंपाउंड किसी दूसरे कंपाउंड को, एक एलिमेंट या फिर एक मॉलिक्यूल किसी दूसरे कंपाउंड के मॉलिक्यूल्स को क्या कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है, फिर क्या रिप्लेस कर देता है। तो इसके आराम से वो लिख सकते हैं, डेफिनेशन लिख सकते हैं। लिख लें इसकी डेफिनेशन हम, एटम और ग्रुप ऑफ एटम और ग्रुप ऑफ एटम आर डिस्प्लेस्ड बाय another atom, are displaced by another atom or group of atom in a chemical reaction, in a chemical reactions। यानी कि कोई एटम या फिर ग्रुप ऑफ एटम किसी दूसरे एटम या फिर ग्रुप ऑफ एटम को एक केमिकल रिएक्शन में से क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। यानी कि उसकी रिएक्शन, उस रिएक्शन में से वो एक अपना एक प्रॉपर एटम या फिर ग्रुप ऑफ एटम किसी दूसरे एटम या फिर ग्रुप ऑफ एटम को क्या कर देगा, वहां से डिस्प्लेस करके उसकी जगह ले लेगा। तो इसकी एग्जांपल देखने से पहले, इसको अच्छे समझने से पहले हमें एक चीज और समझनी होगी, जिसे हम कहते हैं रिएक्टिविटी सीरीज।
से क्या कहते हैं, रिएक्टिविटी सीरीज। बिना रिएक्टिविटी सीरीज समझे आप ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं समझ सकते। विदाउट द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज वी डोंट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एज वेल एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो हमें क्या करना है, रिएक्टिविटी सीरीज अब पढ़नी है। रिएक्टिविटी सीरीज होती क्या है, रिएक्टिविटी सीरीज हमें पढ़नी है। तो यहाँ पे हेडिंग डालने ऊपर रिएक्टिविटी सीरीज की, रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी वर्ड से क्या पता चल रहा है कि वर्ड रिएक्टिव चीजों के लिए प्रोड्यूस हो रहा है। हो सकता है कि कोई ज्यादा रिएक्टिव हो, उसमें कम रिएक्टिव हो। रिएक्टिव मतलब कि उसके पास कितनी क्षमता है किसी दूसरे चीज से रिएक्ट होने के लिए। तो पहले हम इसको लिख लेते हैं, उसके बाद आपको समझाते हैं अच्छे से। इसमें हमारे आते हैं रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ, ये किसका बनाएंगे हम, मेटल का बनाएंगे। रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स का, रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स का इसमें हम शो करेंगे आपको। तो पहले हम लिख लेते हैं इसमें कौन कौन से मेटल्स आते हैं। के है, एन है, सी है, Mg है, Al है, ये अपनी क्या हो गई, रिएक्टिविटी सीरीज है। पहले सबसे पहले हो गया पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, एजी सिल्वर, एजी गोल्ड। तो अपनी ये रिएक्टिविटी सीरीज है यानी, और ये रिएक्टिविटी सीरीज में लिखी किस ऑर्डर में है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। किस ऑर्डर में लिखी है ये, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। डिक्रीजिंग ऑर्डर में रिएक्ट किसके बेस पे, रिएक्टिविटी के बेस पे। किसके बेस पे लिखी है ये, रिएक्टिविटी के बेस पे। डिक्रीजिंग ऑर्डर में, जो सबसे ऊपर अपना एलिमेंट है, जो सबसे ऊपर अपना एलिमेंट है वो सबसे ज्यादा क्या है, रिएक्टिव है। सबसे अपना ऊपर एलिमेंट है वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। जो सबसे ऊपर अपना एलिमेंट है सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। इसको रिएक्टिविटी सीरीज हम देख लेते। सबसे ऊपर अपना क्या है, मोस्ट रिएक्टिव है, ये अपना है पोटेशियम, मोस्ट रिएक्टिव। उसके बाद अपना आता है सोडियम, फिर आता है कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, उसके बाद आता है आयरन, उसके बाद आता है अपना H, नहीं यहाँ पे गड़बड़ हो गया, यहाँ पे बीच में अपना हो जाएगा Fe प्लस Pb, Pb उसमें लेड आता है, फिर हाइड्रोजन, फिर कॉपर, फिर मरकरी, सिल्वर, फिर गोल्ड, और सबसे लीस्ट रिएक्टिव है गोल्ड। कौन सा है, लीस्ट रिएक्टिव अपना गोल्ड। यानी जो सबसे रिएक्टिव मेटल है वो क्या है, पोटेशियम। यानी जो सबसे ऊपर है, जितना वो ऊपर रहेगा उतना ज्यादा क्या होगा, रिएक्टिव होगा, और जितना ज्यादा नीचे उतना ज्यादा क्या होगा, कम रिएक्टिव होगा। क्यों, क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज जो लिखी है अपनी वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखी है। किसमें लिखी है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। कुछ बच्चे पूछते हैं सर ऐसा ये ज्यादा रिएक्टिव क्यों है, ये कम रिएक्टिव क्यों है। तो इसमें कोई अपना लॉजिक नहीं है, ये एक्सपेरिमेंटली साइंटिस्ट ने क्या किया है, प्रूव किया है। एक्सपेरिमेंटली साइंटिस्ट ने प्रूव किया, इसका कोई लॉजिक नहीं है अपने पास कि आखिर ये पहले ये क्यों लिखा गया फिर ये क्यों लिखा गया। तो साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया है, जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है। रिएक्टिविटी सीरीज आपको समझ में आ गई। अब आप समझ सकते हैं कि आखिर डिस्प्लेसमेंट होगा कैसे। डिस्प्लेसमेंट इसके एग्जांपल से हम आपको समझाते हैं। एग्जांपल ले लें हम, ने क्या कहा है, जो ज्यादा रिएक्टिव है, ऊपर वाले नीचे वाले कम रिएक्टिव है। एक हम एग्जांपल ले लें किसका, Fe प्लस CuSO4 का। बनेगा क्या हमारा, FeSO4 प्लस Cu। ये अपना डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। कैसे है, देखिए अपना एक कंपाउंड है CuSO4 और एक साथ में क्या जुड़ रहा है, इसमें Fe जुड़ रहा है, Fe से रिएक्ट हो रहा है, और इधर अपना कंपाउंड क्या बन गया, FeSO4। FeSO4। तो इसका अपना जनरल फॉर्मूला नहीं बताया आपको, तो इसका जनरल फॉर्मूला ये हो जाएगा AB प्लस C है। तो जनरल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, AC प्लस B। यानी कि C इस A की B की जगह ले लेगा, इसको डिस्प्लेस कर देगा। ऐसे इसमें देखिए क्या हो रहा है, CuSO4 में Fe से रिएक्ट करने पे FeSO4 बन रहा है। यानी कि SO4 के साथ पहले क्या जुड़ा था, Cu जुड़ा था, लेकिन अब क्या जुड़ गया, अब यहाँ पे Fe जुड़ गया और Cu कहाँ आ गया, बाहर आ गया। यानी कि इस रिएक्शन में Fe ने Cu को डिस्प्लेस करके उसकी जगह ले ली और SO4 के साथ जुड़ गया, और कॉपर इधर बाहर निकलेगा। आखिर ये Fe इसके साथ क्यों जुड़ गया, Fe क्यों जुड़ गया भाई, सिंपल सी बात है, इसलिए जुड़ा क्योंकि ज्यादा रिएक्टिव होगा। क्योंकि क्या होगा, ज्यादा रिएक्टिव होगा। ये हमें कैसे पता चलेगा, रिएक्टिविटी सीरीज से। हम देख लेते हैं, हमारा Fe ऊपर है और Cu अपना क्या है, नीचे है। और जो जितना ऊपर है तो उतना ज्यादा क्या होता है, रिएक्टिव होता है। जो जितना ज्यादा नीचे होता है वो क्या होता है, उतना ज्यादा लेस रिएक्टिव होता है।
इतनी बात समझ में आ गई। इसका हम दूसरा एग्जांपल ले लें, और अच्छा सा एग्जांपल चाहे तो ले लें हम इसका, Zn प्लस FeSO4, Zn प्लस FeSO4 हमने ले लिया। तो यहां अपना बनेगा क्या, ZnSO4 प्लस Fe। अब इसमें क्या हो रहा है, FeSO4 अपना है ये FeSO4, इसमें किसके साथ ये अपना आयरन में जुड़ा है, किसके साथ, सल्फेट के साथ, FeSO4 के साथ जुड़ा है आयरन, और रिएक्ट किसके साथ हो रहा है, जिंक के साथ। और इधर क्या हुआ, अपना सल्फेट के साथ कौन जुड़ा है, जिंक जुड़ा है, और Fe क्या हो गया, बाहर निकल गया। ये यानी कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इसमें हो रही है, जिंक ने आयरन की इसमें क्या कर ली, जगह ले ली, इसको डिस्प्लेस कर दिया है एक केमिकल रिएक्शन में। और ये डिस्प्लेस क्यों कर दिया, क्योंकि जिंक अपना ज्यादा रिएक्टिव है Fe से। कैसे पता चला, रिएक्टिविटी सीरीज से, जिंक अपना ऊपर है, उसके नीचे क्या है, Fe है। जितना ज्यादा ऊपर होगा उतना ज्यादा रिएक्टिव होगा, जो जितना ज्यादा नीचे होगा उतना कम रिएक्टिव होगा। ये बात आपको अच्छे से क्लियर हो रही है इसमें। तो अपना हमारा दूसरा एग्जांपल आता है, अगला एग्जांपल ले लें, Pb प्लस Cu Cl2 का, Cl2 का, Pb प्लस Cu Cl2 का। अब इसमें अपना क्या बनेगा, इसमें सिंपल सा बन जाएगा Pb Cl2 प्लस Cu। इसमें देखिए Cl2 के साथ पहले Cu जुड़ा था, Cu जुड़ा था, लेकिन इस साइड क्या हो गया, अब इस साइड Pb जुड़ गया, इस साइड Pb जुड़ गया, हमारा Cu क्या बाहर निकल गया। यानी कि Pb ने इस कंपाउंड में Cu को डिस्प्लेस करके उसकी जगह ले ली है। पहले क्लोरीन के साथ अपना कॉपर जुड़ा था, क्लोरीन के साथ अपना लेड जुड़ा है, यानी कि अपना ये लेड ज्यादा रिएक्टिव है किससे, कॉपर से। यहाँ पे हम देख सकते हैं इसमें लेड ऊपर है, कॉपर नीचे है, इसका मतलब ये रिएक्शन अपनी पॉसिबल है। अच्छा, वो आपको एक ऐसा भी क्वेश्चन पूछता है, कई बार एक रिएक्शन दे देती है, फिर ऐसा पूछता है कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की, और ऐसा पूछता है ये पॉसिबल है कि नहीं है। आपको ऐसे एक समझाते हैं कि पॉसिबल होगा कि नहीं होगा। जैसे कि हमने ले लिया Au प्लस FeSO4 और इसमें बना दिया AuSO4 प्लस Fe। माना कि ये रिएक्शन आपके एग्जाम में आ गई और ये पूछ लिया कि ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पॉसिबल है कि नहीं है, पॉसिबल है कि नहीं है, या फिर कह सकते हैं फिजिबल है कि नहीं है, फिजिबल है कि नहीं है, फिर कहते हैं पॉसिबल है कि नहीं है। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, पहले देखेंगे कंपाउंड क्या बन रहा है अपना FeSO4, उसके बाद आप क्या देखेंगे, रिएक्ट किससे कर रहा है, Au यानी गोल्ड से कर रहा है, और इधर क्या बन रहा है AuSO4 प्लस Fe। तो हम ये देखेंगे Fe में और Au में ज्यादा रिएक्टिव कौन सा है। तो अगर जो हमारा Au ज्यादा रिएक्टिव होगा तो Fe को डिस्प्लेस कर देगा, लेकिन अगर ये कम रिएक्टिव होगा तो Fe को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं Fe और Au में ज्यादा रिएक्टिव कौन है। तो Fe हम ऊपर से देखते हैं तो Fe अपना यहाँ पे आता है और Au सबसे नीचे आता है। तो जितना ऊपर है उतना ज्यादा रिएक्टिव है, जो जितना नीचे उतना ज्यादा लेस रिएक्टिव है। यानी इसमें Au क्या है, लेस रिएक्टिव है किससे, Fe से। तो यानी कि ये इसको डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, ये रिएक्शन पॉसिबल ही नहीं है, ये रिएक्शन पॉसिबल ही नहीं है। आपके एग्जाम में ऐसे पूछ सकता है, ऐसे रिएक्शन आपको दे देगा और कहेगा क्या ये पॉसिबल है, तो आप सिंपली क्या करेंगे, इसको देख लेंगे अपना जो डिस्प्लेस कर रहा है, तो देख लेंगे दोनों से ज्यादा रिएक्टिव कौन सा। अगर ये वाला ज्यादा रिएक्टिव है तब तो अपनी ये पॉसिबल है, लेकिन अगर जो ये वाला लेस रिएक्टिव है तब ये पॉसिबल नहीं है। और इस इक्वेशन में ये अपनी लेस रिएक्टिव है किससे, Fe से, यानी कि इक्वेशन अपनी पॉसिबल ही नहीं है, ये क्वेश्चन अपनी पॉसिबल भी नहीं। तो ऐसा आपको याद रखना है, ध्यान रखना है, बोर्ड एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक अगला भी एग्जांपल हम ले सकते हैं किसका, Fe का प्लस HCl का। अपना क्या बनेगा इसमें अपना क्या बनेगा, FeCl2 प्लस H2। इसमें भी वही कॉन्सेप्ट, एक अपना कंपाउंड HCl और Fe के साथ रिएक्ट हो रहा है। अब पहले यहाँ पे Cl के साथ H जुड़ा था, क्लोरीन के साथ भाई अपना हाइड्रोजन जुड़ा था, इधर क्या जुड़ गया, क्लोरीन के साथ अपना आयरन जुड़ गया और हाइड्रोजन अपना बाहर निकल गया, हाइड्रोजन अपना बाहर निकल गया। तो सिंपली क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल हो गया, क्योंकि Fe ज्यादा रिएक्टिव है किससे, H से ज्यादा रिएक्टिव है। इसको हम चाहे तो बैलेंस भी कर सकते हैं आराम से, बिल्कुल कर सकते हैं। यहाँ पे हम 2 लगा दिए, 2HCl हो गया। अगर आपको बैलेंस नहीं आती तो मैंने कहा है आपको लिंक दे दूंगा नीचे, आप मेरे सेकंड पार्ट वीडियो में देख सकते हैं, मेरा साइंस वाला यूट्यूब पे डालेंगे, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, आपको सेकंड पार्ट मिलेगा इसी चैप्टर का, आप बैलेंसिंग अच्छे से सीख सकते हैं। अब मैंने उसमें बहुत ही अच्छे से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर किया बैलेंसिंग का। आप ये 2 लिख देंगे, अपनी बैलेंस हो गई। देख लीजिए Fe1 Cl2 2 Cl2 2 H2 2 H2 2, अपनी इक्वेशन बैलेंस हो गई। हमारी यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन खत्म होती है। अब बात आती है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है उसके बारे में समझते हैं। आइए, ये अपना आज का लास्ट रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और बाकी है ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, रिडॉक्स, ये 3 रिएक्शन बाकी हैं। इसको हम अगले पार्ट में समझेंगे, अगले पार्ट में अच्छे से क्लियर करेंगे।
क्योंकि बच्चे अक्सर कहते हैं सर वीडियो बहुत लंबा बन जाता है, इससे बच्चे क्या होते हैं, बोर होने लगते हैं। इसलिए वीडियो छोटा बना रहे हैं, इसलिए इसको अगले पार्ट में शिफ्ट करेंगे और अगले पार्ट में हम बात कर लेंगे कोरोजन और रेंसिलिटी के, और आपका चैप्टर अगले पार्ट में फिनिश कर देंगे। तो आइए हम बात करते हैं किसकी, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। डबल डिस्प्लेसमेंट या फिर क्या दें, डिकम्पोजिशन। डिस्प्लेसमेंट कह दें या फिर डिकम्पोजिशन कह दें, दोनों वर्ड रहते हैं इसमें, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमने पढ़ रखी है, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, डिकम्पोजिशन कहते, बात वही है, कोई फर्क नहीं पड़ता, कहीं दोनों जगह, कई जगह डिकम्पोजिशन लिखा रहता है, कई जगह डिस्प्लेसमेंट लिखा रहता है। तो हमने डिस्प्लेसमेंट पढ़ रखा है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एक एटम या फिर ग्रुप ऑफ एटम दूसरे एटम या फिर ग्रुप ऑफ एटम को डिस्प्लेस कर देता है, उसमें डबल कह रहा है, यानी कि वहां पे एक एटम या फिर ग्रुप ऑफ एटम डिस्प्लेस करता था और यहाँ पे डबल एटम डिस्प्लेस करेंगे, डबल एटम डिस्प्लेस करेंगे। तो डबल एटम कैसे डिस्प्लेस करेंगे इसमें, तो एक कंपाउंड में अपने पास दो, एक किसी रिएक्शन में दो कंपाउंड है, उसमें दो कैसे रिएक्टेंट उसको करेंगे, डिस्प्लेस करेंगे। तो डिस्प्लेस में डिस्प्लेस नहीं करेंगे, इसमें क्या करेंगे, आयंस को आपस में एक्सचेंज करेंगे। क्या करेंगे, आयंस को आपस में एक्सचेंज करेंगे, यानी कि पहले कंपाउंड का एक मेटल दूसरे के नॉन मेटल से जुड़ेगा और दूसरे कंपाउंड का मेटल दूसरे फर्स्ट वाले के नॉन मेटल जुड़ेगा, उसका मेटल उसके नॉन मेटल से, उसका मेटल उसके नॉन मेटल से। आइए इसका पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं। ये डेफिनेशन क्या है, टू रिएक्टिंग कंपाउंड, two reacting compound exchange their ions, two reacting compound exchange their ions, two reacting compounds exchange their ions in a chemical reaction, in a chemical reaction। यानी कि दो कंपाउंड क्या करेंगे, सिंपली आयंस का एक्सचेंज करेंगे, एक्सचेंज देयर आयंस, आयंस का एक्सचेंज करेंगे। अब आयंस क्या होते हैं, अब आयंस की बात आ गई, आयंस क्या होते हैं, तो आपने 9th में अच्छे से पढ़ रखा है इसको, आयंस होते क्या है, लेकिन फिर भी हम आपको शॉर्ट में यहाँ पे समझा देते हैं कि आखिर आयंस क्या है। तो आपने स्ट्रक्चर पढ़ रखा है, एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ रखा होगा आपने, क्या होता है, बीच में ऐसे न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस, इसमें अपना होता है प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, और बाहर क्या होते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन्स से रिवॉल्व कर रहे होते हैं। पहले में 2 आ जाएंगे, दूसरे में 8 आ जाएंगे, फिर तीसरे में 8 आ जाएंगे। तो मैं एक एग्जांपल ले लेते हैं सोडियम का, और इसमें दिखाते हैं कि इसमें आयंस होते क्या है। सोडियम का हमने एग्जांपल ले लिया, पहले में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब हमारे पास का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं, क्या हो जाएगा, 11 अपना है तो हो जाएगा 2 8 1, यानी केवल एक बचा अपने पास। कि लास्ट वाले में कितना बचा, लास्ट वाले शब्द में केवल एक इलेक्ट्रॉन बचा अपने पास। तो हर एक एटम नेचुरली क्या होना चाहता है, स्टेबल होना चाहता है, नेचुरली स्टेबल होना चाहता है, यानी कि वो अपना ऑक्टेट, इसमें 8 एलिमेंट्स 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे करना चाहता है, वो स्टेबल होना चाहता है। स्टेबल होने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक एलिमेंट एक इलेक्ट्रॉन ये किसी दूसरे एटम को दे दे, किसी दूसरे एटम को ये दे दे एक इलेक्ट्रॉन, तो अपना नेचुरली स्टेबल हो जाएगा। तो जब एक ये दे देगा इलेक्ट्रॉन, तो इस पे चार्ज कितना आएगा, चार्ज कितना आएगा, हमने पढ़ रखा है कि जो न्यूट्रल एटम होते हैं अपने, जो क्या होते हैं, न्यूट्रल एटम होते हैं, उस पर कोई भी चार्ज नहीं होता, कोई भी चार्ज उस पर नहीं होता, यानी कि वो न्यूट्रल होते हैं। और उसमें क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होंगे, इक्वल होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होंगे, इक्वल होंगे। इस पे इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, आप सबको अच्छे से पता होगा। तो यहाँ पे अंदर टोटल पहले कितने प्रोटॉन थे, 11 प्रोटॉन थे, और इलेक्ट्रॉन भी कितने थे, 11 हो गए। लेकिन इसने एक क्या किया, किसी दूसरे एटम को दे दिया एक इलेक्ट्रॉन क्या किया, किसी दूसरे एटम को दे दिया, निकाल दिया, तो उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 10 इलेक्ट्रॉन बचे। तो यानी कि 10 नेगेटिव चार्ज है और 11 क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। यानी कि हमारे पास, हम देख सकते हैं हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज क्या हो गया, ज्यादा हो गया। तो एक पॉजिटिव चार्ज हमारा ज्यादा हो गया, एक पॉजिटिव चार्ज आ गया, उस एटम पे हमारा क्या हो गया, एक पॉजिटिव चार्ज आया, क्योंकि हमारे पास एक प्रोटॉन ज्यादा है, एटम पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और यही जो अपने चार्जेस आते हैं एटम पे, उसी को हम क्या कहते हैं, आयंस कहते हैं। जो चार्जेस अपने एटम पे आते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, आयंस कहते हैं। अब आपको अच्छे से क्लियर हो रहा होगा, जिसको नहीं पता वो यहाँ समझ ले, कोई बात नहीं, आपने 9th में नहीं पढ़ा तो यहाँ पे क्लियर कर दिए आपको। टू रिएक्टिंग कंपाउंड एक्सचेंज देयर आयंस इन अ केमिकल रिएक्शन, किसी भी केमिकल रिएक्शन में वो अपने आयंस को क्या करेंगे, एक्सचेंज करेंगे। अब इसका जनरल फॉर्मूला देख लेते हैं, इसका जनरल फॉर्मूला क्या है,
जनरल फॉर्मूला AB प्लस CD बनेगा क्या अपना, ये पहला टर्म अपना हमेशा मेटल होता है, दूसरा हमेशा नॉन मेटल होता है, इसमें पहला मेटल दूसरा नॉन मेटल, तो ये मेटल इसके नॉन मेटल से जुड़ जाएगा, यानी बन जाएगा AD, और ये अपना मेटल इसके नॉन मेटल से जुड़ जाएगा, यानी बन जाएगा अपना ये CB। हमेशा पहले मेटल लिखते हैं, फिर नॉन मेटल, फिर मेटल, फिर नॉन मेटल। ये आपको बात क्लियर होगी, ये इसका जनरल फॉर्मूला है। अब इसको अच्छे से समझने के लिए हम इसके एग्जांपल्स ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, एग्जांपल्स। एग्जांपल से अच्छे से क्लियर हो जाएंगी चीजें। पहले एग्जांपल्स लेते हैं इसके। पहला एग्जांपल हम ले लें, बहुत ही आसान सा एग्जांपल ले लें, आपको कई बार बता चुके हैं पहले भी। Na2SO4 प्लस BaCl2, Na2SO4 प्लस BaCl2, इससे बनेगा क्या, BaSO4 प्लस NaCl प्लस NaCl। इसमें हम देखिए क्या देखते हैं, ये अपना सोडियम किसके साथ जुड़ा है, किसके साथ जुड़ा है, ये सल्फेट के साथ, और इसमें बैरियम किसके साथ जुड़ा है, क्लोरीन के साथ। लेकिन हम यहां देखते हैं कि अपना बैरियम किसके साथ जुड़ गया, सल्फेट के साथ, और सोडियम किसके साथ जुड़ गया, क्लोरीन के साथ। अपने ये बैरियम अपना जुड़ गया है सोडियम के साथ, और एक सोडियम जुड़ गया क्लोरीन के साथ। तो इसके आयंस, इसके सोडियम के आयंस, सॉरी सल्फेट के आयंस अपने जुड़ गए बैरियम के साथ, और इसके आयंस जुड़ गए किसके साथ, सोडियम के साथ, क्लोरीन के। तब हम देख रहे हैं कि एक्सचेंज ऑफ आयंस हो रहे हैं। इसके Na के आयंस चले गए किसके पास, Ba के पास, और Ba के आयंस किसके पास चले गए, Na के पास। तो हम देख सकते हैं क्या हो रहा है, अपना एक्सचेंज ऑफ आयंस हो रहा है। सिंपल सी चीज थी। अच्छा, इसमें बैरियम सल्फेट जो है ये अपना क्या है, ये अपना PPT है। कैसा PPT है, वाइट PPT है, PPT प्रेसिपिटेट। बता चुके हैं आपको पिछले लेक्चर्स में, अगर जो आपने नहीं देखा हो तो देख लीजिए अच्छे से, उसके बाद यहाँ पे आपको अच्छे से क्लियर होगा। प्रेसिपिटेट क्या होते हैं, किसी भी रिएक्शन में इनसॉल्युबल प्रोडक्ट होते हैं, जो क्या होते हैं, नीचे जम जाते हैं, वो सॉल्युबल नहीं होते हैं। किसी रिएक्शन में नीचे इकट्ठा हो जाता है, इकट्ठा हो जाते हैं, वो सॉल्युबल नहीं होते, वही अपना होता है प्रेसिपिटेट। तो बैरियम सल्फेट अपना कैसा प्रेसिपिटेट है, व्हाइट प्रेसिपिटेट है। इतनी बात आपको क्लियर है। और इसके एग्जांपल ले लें, NaNO3 प्लस क्या बन जाएगा इसके साथ, नहीं ये नहीं बनेगा, ऐसा रिएक्शन नहीं है। इसमें क्या बनेगा अपना, हम ये कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। NaNO3 भी कर लें, प्लस अपना क्या ले लें, BaCl2 ले लें। अगर हमें आयंस को एक्सचेंज करना है, एक्सचेंज करना है तो हम क्या कर सकते हैं, NaCl प्लस BaNO3 का होल ट्वाइस। आयंस अपने एक्सचेंज हो गए। Na वाला जो अपना ये कंपाउंड था जो जुड़ा था, Ba के साथ हो गया, Ba वाला किसके साथ हो गया, Na के साथ हो गया। ये अपने एग्जांपल में हमने देख लिया। और भी हम इसके एग्जांपल ले सकते हैं, और भी एग्जांपल क्या ले लें इसके, हम एक दो एग्जांपल और ले लें तो अच्छे समझ आ जाएगा। एग्जांपल हम ले लें AgNO3 का प्लस NaCl, AgNO3 प्लस NaCl। क्या बनेगा इसमें हमारा, अब Ag किसके साथ जुड़ेगा, Cl के साथ, Na किसके साथ जुड़ेगा, NO3 के साथ। AgCl प्लस NaNO3। अब कुछ नहीं करना, सिंपल सा जनरल फॉर्मूला याद रखना है। जैसे जैसे जनरल फॉर्मूला में इसमें शो किया गया है वैसे ही आपको इसमें शो कर देना है, और कुछ नहीं करना। इसमें Ag के साथ क्या जुड़ा था, NO3, अब क्या जुड़ गया यहाँ पे, Cl जुड़ गया। Na के साथ यहाँ पे Cl जुड़ा था, अब क्या जुड़ गया यहाँ पे, NO3 जुड़ गया। यानी कि आपस में क्या कर लिया उन्होंने, आयंस का एक्सचेंज कर लिया, आयन का एक्सचेंज कर दिया। अपना इसमें देखिए AgCl क्या है, अपना इसमें AgCl क्या है, AgCl इसमें क्या है, अपना वाइट PPT है। ये भी कैसा PPT है, वाइट PPT है। इसमें देख रहे हैं कि आप ये भी PPT बना रहे हैं, भी PPT बना रहा है। यानी जो रिएक्शन प्रेसिपिटेट बनाते हैं उन्हें क्या कहते हैं हम, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ये दोनों रिएक्शन अपने कैसे हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है। लेकिन ये रिएक्शन ऐसा नहीं है, ये रिएक्शन अपना ऐसा नहीं है। और हम अगला देखते हैं, एक और एग्जांपल देख लेते हैं, CuSO4 प्लस H2S, CuSO4 प्लस H2S। इसमें अपना क्या बन जाएगा, CuS प्लस H2SO4। इससे भी अपना क्या हुआ, पहले कॉपर सल्फर के सल्फेट के साथ जुड़ा था, कॉपर जुड़ गया अपना सल्फर के साथ। ऐसे सल्फेट के साथ कॉपर जुड़ा था, अब सल्फेट के साथ जुड़ गया हाइड्रोजन के साथ, ने अपना आयंस एक्सचेंज कर लिए। और इसमें जो कॉपर सल्फेट है
अरे सॉरी कॉपर सल्फाइड है, ये अपना क्या है, पीपीटी है। पीपीटी, ये अपना पीपीटी है। और ये किस कलर का पीपीटी है, ये अपना ब्लैक पीपीटी है। ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है किस कलर का पीपीटी, ये आपको बिल्कुल पता होना चाहिए, आपको क्या होना चाहिए, बिल्कुल भी क्लियर होना चाहिए। हमने यहाँ पे अब डबल डिकम्पोजिशन समझ लिया है। अब इसमें एक चीज हम और आपको एक्स्ट्रा चीज बता दें थोड़ा सा। इसमें कई बार डबल डिकम्पोजिशन में आप देख रहे हैं कहीं कहीं पे क्या हो रहा है, पीपीटी बन रहा है और कहीं कहीं पे पीपीटी नहीं बन रहा है। कहीं पीपीटी बन रहा है और कहीं कहीं पे पीपीटी नहीं बन रहा है। तो इसका एक बहुत ही अच्छा सा चीज बता दें आपके लिए, ये सॉल्ट होते हैं कुछ, ये क्या है, सॉल्ट। कुछ अभी हम सॉल्ट यहाँ पे लिखेंगे कैसे कैसे सॉल्ट है, और इसकी हम सॉल्युबिलिटी लिखेंगे, यहाँ पे सॉल्युबिलिटी लिखेंगे। इसमें क्या पता चलेगा कौन से सॉल्ट सॉल्यूबल है और कौन से सॉल्ट सॉल्यूबल नहीं, यानी कि प्रेसिपिटेट है। तो यहाँ पे सॉल्ट हो जाएगा अपना क्लोराइड। सॉल्ट कौन सा ले ले, क्लोराइड। क्लोराइड क्या है अपना, ये सॉल्यूबल है, लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शन है। इसमें क्या है, कुछ एक्सेप्शन है। इसमें सारे सॉल्यूबल हैं एक्सेप्ट 2, सारे सॉल्यूबल है एक्सेप्ट 2। कौन कौन से, एक हो जाएगा अपना लेड क्लोराइड और दूसरा हो जाएगा अपना सिल्वर क्लोराइड। ये दोनों इसमें एक्सेप्शन है। बाकी जितने भी अपने क्लोराइड हैं, क्लोराइड के कंपाउंड सारे क्या है, सॉल्यूबल है, इन दोनों के अलावा। यानी ये दो रिएक्शन जब भी आ जाए इसमें, इन रिएक्शन में एग्जांपल्स पे आ जाए तो इसमें क्या हो जाएंगे, पीपीटी हो जाएगा। और किसके एग्जांपल हो जाएंगे, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन के। और हम क्लोराइड देख लें, अपना नाइट्रेट है, नाइट्रेट कंपाउंड बनता है ना अक्सर, किसी भी उसके साथ मेटल के साथ जुड़ जाएगा नाइट्रेट, ऐसे कंपाउंड बना लेंगे। तो जो नाइट्रेट है सारे ही क्या है, सॉल्यूबल है, सारे ही क्या है, सॉल्यूबल है और सॉल्यूबल है। इसमें सारे ही नाइट्रेट, सारे सॉल्ट ऐसे नाइट्रेट के हैं वो सारे सॉल्यूबल है। अपना अगला देख लें, अगला है अपना सल्फेट का। इसमें अक्सर अपने सॉल्यूबल है एक्सेप्ट 3, अक्सर इसमें सॉल्यूबल तो है एक्सेप्ट 3। और वो 3 कौन कौन से हैं, एक्सेप्ट 3 है अपने बैरियम सल्फेट। कौन कौन से हैं, बैरियम सल्फेट, और है अपना एक लेड सल्फेट, और कौन सा है, बैरियम सल्फेट है अपने पास, लेड सल्फेट है, और एक और है इसमें कैल्शियम सल्फेट। कौन सा है, कैल्शियम सल्फेट। ये 3 ऐसे सॉल्ट हैं जो क्या है, सॉल्यूबल नहीं, यानी कि प्रेसिपिटेट बनाते हैं। ये 2 और ये 3 जब भी आ जाए किसी रिएक्शन में, यानी समझ लो वो क्या है, पीपीटी बना रहा है, प्रेसिपिटेट बना रहे हो, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का ही एग्जांपल है। तो आज हमने पढ़ा किसके बारे में, कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में, डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में, डबल डिस्प्लेसमेंट या फिर कहते हैं डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में। तो आज हम अपना लेक्चर यहीं खत्म करते हैं। अगले लेक्चर में बात करेंगे ऑक्सीडेशन की, रिडक्शन की, रिडॉक्स रिएक्शन की, कोरोजन की और रेंसिडिटी की। और अगले पार्ट में आपका ये लेसन अच्छे से खत्म कर देंगे। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को समझ में आ रहा होगा। तो आप पढ़ते रहिए। धन्यवाद।